द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो 12 जनवरी 2026 के स्रोतों पर आधारित है और ये हमें कह सकते हैं कि एक बड़े ही अजीब से सफर पर ले जाएगी। हाँ, बिल्कुल। एक 19वीं सदी के संत से लेकर आज के किशोरों के रिश्तों से जुड़ी एक कानूनी बहस और यहाँ तक कि आपके रेस्टोरेंट के बिल तक। सुनने में ये सब बहुत अलग अलग लगता है। हाँ, लेकिन इन सब के बीच एक धागा है और वो है संतुलन का। बिल्कुल, आज हम इसी संतुलन की तलाश करेंगे। एक तरफ स्वामी विवेकानंद का दर्शन है जो अध्यात्म और भौतिकवाद में संतुलन की बात करता है। दूसरी तरफ एक कानून है जो बच्चों की सुरक्षा और किशोरों की जो आज की हकीकत है उसके बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर अंत में उपभोक्ता अधिकार। हाँ, एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे अधिकार और रेस्टोरेंट के नियमों के बीच का संतुलन। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद से ही शुरू करते हैं। आज 12 जनवरी उनका जन्मदिन है, राष्ट्रीय युवा दिवस। जी। मुझे स्कूल की किताबों से उनका वो नारा याद है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। बिल्कुल, ये तो हम सबने सुना है। लेकिन इन श्रोतों को पढ़ते हुए एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। क्या? कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था, तो फिर उन्हें इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। देखिए, उनका योगदान सड़कों पर लड़ने वाला नहीं था। अच्छा। उनका योगदान था दिमाग के अंदर एक क्रांति लाने वाला। उस दौर में अंग्रेज एक सोच फैला रहे थे, व्हाइट मैन्स बर्डन की, गोरू का बोझ। हाँ, कि भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई है और वो हमें सभ्य बनाने आए हैं। इस मनोवैज्ञानिक हमले ने भारतीयों का आत्मविश्वास तोड़ दिया था। मतलब लड़ाई हथियारों से ज्यादा विचारों की थी। ठीक समझे। विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को दुनिया के सामने एक नए तर्कसंगत तरीके से रखा। उन्होंने शिकागो में जाकर ये साबित किया कि भारत की जो बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत है वो किसी से कम नहीं है। सोचिए, जब एक गुलाम देश का संत दुनिया को ज्ञान दे रहा था तो इससे भारतीयों के अंदर एक जबरदस्त आत्मसम्मान और गौरव की भावना जागी होगी। सही बात है। और यही मानसिक आजादी राजनीतिक आजादी की लड़ाई का आधार बनी। लेकिन क्या उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने इस पर सवाल नहीं उठाया होगा कि आप सिर्फ विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम यहाँ सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं? सवाल जरूर उठे होंगे, लेकिन विवेकानंद का लक्ष्य अलग था और यहीं पर उनके नियो वेदांत का जो सिद्धांत है वो सामने आता है। ये नियो वेदांत, ये थोड़ा भारी शब्द है। मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई आपसे कहे कि ये दुनिया तो बस एक सपना है, एक भ्रम है, तो आप अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। हाँ, पुरानी वेदांत की एक व्याख्या थी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जिसका मतलब लोग ये निकाल सकते थे कि जब सब मोह माया है तो आजादी के लिए लड़ने का क्या फायदा। अच्छा, तो ये सोच लोगों को निष्क्रिय बना सकती थी। बिल्कुल। विवेकानंद ने इसे बदला। उन्होंने कहा, अध्यात्म का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, अपने कर्तव्य निभाना, देश को आजाद कराना भी एक तरह की पूजा ही है। मतलब उन्होंने अध्यात्म को प्रैक्टिकल बनाया। हाँ, बिल्कुल। इसी प्रैक्टिकल सोच को नियो वेदांत कहा गया। उन्होंने अध्यात्म को दुनियादारी से जोड़ा, उसे आम इंसान के लिए प्रासंगिक बनाया। और 1893 की शिकागो विश्व धर्म संसद, वो तो इसी सोच का एक बहुत बड़ा मंच थी। बिल्कुल, वहां तो जैन और बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि भी थे। हाँ, थे। लेकिन विवेकानंद के भाषण ने सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा। उनका संदेश कट्टरता के खिलाफ था। उन्होंने वो खूबसूरत उदाहरण दिया कि जैसे सारी नदियां अलग अलग रास्तों से होकर अंत में एक ही समंदर में मिलती हैं, सही वैसे ही सारे धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये दुनिया को भारतीय सहिष्णुता का एक परिचय देना था। मुझे एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मिला विवेकानंद की अमेरिका यात्रा से जुड़ा हुआ। जब वो वहां मजदूरों से मिले तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उन लोगों को धर्म दर्शन में कोई खास रुचि नहीं थी। अच्छा। हाँ, उनका सारा ध्यान अपने काम, अपने वेतन और बेहतर जीवन जीने पर था। और यही विवेकानंद के दर्शन का निचोड़ है। उन्होंने महसूस किया कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक बहसों में उलझा हुआ है और पश्चिम सिर्फ पैसा कमाने में। एक असंतुलन। बिल्कुल। उनका संदेश था कि असली तरक्की तब होगी जब दिमाग और आत्मा दोनों का विकास साथ साथ हो। इंसान को लोहे की मांसपेशियों के साथ साथ
वज्र जैसा मन भी चाहिए। ये सिर्फ 19वीं सदी का ज्ञान नहीं है, ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल। तो विवेकानंद बात कर रहे थे अध्यात्म और भौतिकवाद के बीच एक संतुलन बनाने की। और दिलचस्प बात यह है कि आज के भारत में एक और संतुलन को लेकर बड़ी बहस चल रही है। कौन सी? बच्चों की सुरक्षा के सख्त कानून और किशोरों की बदलती सामाजिक हकीकत के बीच। और यहीं पे पॉक्सो एक्ट चर्चा में आता है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ये बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था और ये एक बहुत ही जरूरी और सख्त कानून है। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लड़का हो या लड़की, 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे की सुरक्षा करता है। हाँ, और अपराध की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है, सजा भी बहुत कड़ी है। बिल्कुल। और कानून ये भी देखता है कि अपराध किसने किया। अगर कोई भरोसे वाला इंसान, जैसे कोई टीचर, डॉक्टर या परिवार का सदस्य, ऐसा कुछ करता है तो सजा और भी कड़ी हो जाती है। इसे एग्रेवेटेड क्राइम कहते हैं। तो इरादा तो बहुत नेक है, बच्चों को एक सुरक्षित माहौल देना। इरादा बिल्कुल नेक है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो क्या? कानून का इरादा तो बच्चों को शिकारियों से बचाने का है, पर इसका इस्तेमाल उन मामलों में भी हो रहा है जहाँ 16-17 साल के किशोर किशोरी अपनी मर्जी से किसी रिश्ते में है। अच्छा। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि पॉक्सो के लगभग 1/4 मामले ऐसे ही सहमति वाले रिश्तों के हैं। और यही वो जगह है जहां कानून और सामाजिक हकीकत के बीच का संतुलन बिगड़ता दिख रहा है। बिल्कुल। आज के दौर में किशोर जल्दी परिपक्व हो रहे हैं, वे रोमांटिक रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन कानून की नज़र में 18 साल से कम उम्र में सहमति का कोई मतलब नहीं है। तो फिर होता क्या है? नतीजा ये होता है कि अगर लड़की के परिवार वाले रिश्ते के खिलाफ हैं, तो वो लड़के पर पॉक्सो का केस कर देते हैं। इसमें अक्सर लड़की पर दबाव डाला जाता है और लड़के का भविष्य बर्बाद हो जाता है। हाँ। तो इस समस्या का हल क्या है? इन स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के एक सुझाव का जिक्र है, रोमियो जूलियट क्लॉज। ये क्या है? ये एक तरह का कह सकते हैं कि बचाव का रास्ता है। इसका मतलब है कि अगर किसी मामले में लड़का और लड़की दोनों की उम्र बहुत करीब है, मान लीजिए 16 और 17 साल, तो अदालतें मामले को आंख बंद करके यौन शोषण मानने की बजाय उसके संदर्भ को देखें। मतलब? क्या ये वाकई शोषण का मामला है या दो किशोरों के बीच का एक नासमझ रिश्ता? ये क्लॉज अदालतों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की शक्ति देगा ताकि कानून का दुरुपयोग न हो। मतलब कानून को पूरी तरह से बदलने की बजाय उसे लागू करने के तरीके में थोड़ी समझदारी लाने की बात हो रही है। बिल्कुल। लॉ कमीशन ने भी 2023 की अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने सहमति की उम्र 18 से घटाने से तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये सुझाव दिया कि 16 से 18 साल की उम्र के मामलों में अदालतों को निर्देशित न्यायिक विवेक से काम लेना चाहिए। तो ये असल में रोमियो जूलियट क्लॉज वाली ही बात है। हाँ, एक तरह से वही बात है। मकसद एक ही है, संतुलन बनाना, ताकि कानून सुरक्षा भी दे और किसी की जिंदगी बेवजह बर्बाद भी ना करे। हाँ, ये जरूरी है। ये सर्विस चार्ज का चक्कर क्या है? हर बार बिल में जुड़ा होता है और मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग मेरी तरह ही चुपचाप दे देते हैं। ये सोच करके शायद देना जरूरी है। हाँ, ये हम सबकी कहानी है, लेकिन मजे की बात यह है कि कानूनन आप इसे देने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं है। सच में? जी हाँ। सर्विस चार्ज ट्रिप या बख्शीश का ही एक दूसरा नाम है, जिसे रेस्टोरेंट ने बिल में छापकर अनिवार्य बनाने की कोशिश की है। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला साफ कहता है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक? लेकिन वो तो इसे बिल में पहले से जोड़ कर देते हैं। कई बार तो मैनेजर से बहस करने में अजीब लगता है। और लोग चुपचाप पैसे दे देते हैं। हाँ। रेस्टोरेंट्स इसी साइकोलॉजी का, इसी झिझक का फायदा उठाते हैं। लेकिन एक जागरूक ग्राहक के तौर पर हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अगर आप सर्विस से खुश नहीं हैं या बस इसे नहीं देना चाहते, तो आप विनम्रता से मैनेजर को इसे बिल से हटाने के लिए कह सकते हैं। ये आपका अधिकार है। और अगर वो मना कर दें तो तब क्या किया जा सकता है? अगर वे मना करते हैं तो आप सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मतलब इस पर कार्रवाई होती है? बिल्कुल होती है। स्रोत बताते हैं कि हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ऐसी ही प्रथाओं के लिए देश के 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तो सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। तो यहाँ भी बात संतुलन की ही है। बिल्कुल। रेस्टोरेंट को अच्छी सर्विस देने का अधिकार है
और ग्राहक को ये तय करने का अधिकार है कि वो उस सर्विस के लिए टिप देना चाहता है या नहीं। तो अब जब हम दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स और भारतीय लोगों की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए अपने आखिरी विषय पर आते हैं। ये विदेशों में बसे भारतीयों यानी भारतीय डायस्पोरा से जुड़ा है। जी। हाल ही में 2 खास दिन मनाए गए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ये बस कैलेंडर की तारीखें हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इनका बहुत गहरा मतलब है। ये दोनों दिन विदेशों में बसे भारतीयों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रतीक हैं। कैसे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनकी वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे प्रवासी भारतीय की वापसी थी जिसने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया था। प्रवासी भारतीय दिवस उसी भावना का उत्सव है। और दिलचस्प बात यह है कि ये 2003 में शुरू हुआ था और 2015 से इसे हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। हाँ, अगला सरकारी आयोजन 2027 में होगा। लेकिन इसके ठीक अगले दिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों? ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हमारी पहचान, हमारी विरासत का जश्न है, और विश्व हिंदी दिवस हमारी भाषा, हमारी अभिव्यक्ति का। अच्छा। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये दुनिया भर में फैले करोड़ों भारतीयों को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक कड़ी है। जब कोई भारतीय अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है तो अक्सर उनकी बातचीत की भाषा हिंदी ही होती है। सही बात है। इसलिए इन दोनों दिनों को एक साथ मनाना भारतीय डायस्पोरा के लिए अपनी पहचान और अपनी भाषा दोनों को मजबूत करने जैसा है। आज हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया। हमने स्वामी विवेकानंद के दर्शन में आध्यात्म और भौतिक दुनिया के बीच के संतुलन को समझा। फिर पॉक्सो एक्ट की बहस में कानून के संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन की जरूरत को देखा। बिल्कुल। और अंत में रेस्टोरेंट के बिल में अपने अधिकारों और विकल्पों के संतुलन को पहचाना। और आज की इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार मन में आता है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी भौतिक प्रगति के बीच संतुलन का सुझाव दिया था। हाँ। आज के संदर्भ में जब हम कानूनों को, सामाजिक मानदंडों को और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हैं, तो परंपरा और आधुनिकता के बीच सही संतुलन क्या है? और इस संतुलन को खोजने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? समाज की, कानून की, या फिर हम में से हर एक व्यक्ति की?